So, hello everyone. Today I am going to discuss about the important topic of cell chapter, right? The class 9 fundamental unit of life. कुछ क्वेश्चंस जो मोस्टली हर स्कूल में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और जो बच्चे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। इफ़ दे वांट्स टू कंटिन्यू विद द सेम स्टडीज टॉपिक सारी हम अभी डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर का, ताकि आप उसको बेहतर ढंग से समझ सकें और एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, हु डिस्कवर सेल। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, लेकिन वहाँ पे भी क्वेश्चन बदल जाती हैं। एक, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल। मैं सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं रिपीट करता जा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि कम समय में ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, एक चैप्टर हमारा पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहोक, ये याद रखना है। शॉर्ट में बच्चे आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, दैट इज ल्यूवेनहोक। और जो नॉन लिविंग सेल है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। दोनों चीजें हैं, थोड़ा याद रखना है। कभी कभी पेपर में दोनों चीजें अलग अलग पूछ ली जाती हैं, तो ल्यूवेनहोक इतना नहीं जानना है अभी, नॉर्मल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी ल्यूवेनहोक ने करी, नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन वॉन ल्यूवेनहोक की जगह रॉबर्ट हुक ने करी, ये याद रखना है। फिर जो दूसरा पार्ट है हमारा, मतलब डिस्कवरी हो गई पूरी, डिस्कवरी ऑफ सेल, वेदर इट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। फिर सेकंड पार्ट हो गया हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय एम स्लाइडेन टीचर, एम स्लाइडेन टीचर, एम स्लाइडेन टीचर। दिस वाज द सेल थ्योरी, राइट। फिर दूसरा है इसी के साथ पैरेलल सवाल, व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। So the modern cell theory was given by Rudolf Virchow. That is the omnicellular e-cellular. मतलब जो सेल थ्योरी थी हमारी तीन स्टेटमेंट में, पहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, दूसरा स्टेटमेंट था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेसिक की जगह कुछ बच्चे लिखते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सारे स्टेटमेंट सेम है, तो कहीं भी कोई डाउट ना रहे आपके अंदर। और फिर थर्ड वन इज एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इसका क्या मतलब है, एवरी सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं अगर कोई लिविंग कंपोनेंट है तो वो लिविंग को ही प्रोड्यूस करेगा, या यूं कह सकते हैं आप कि एक लिविंग सेल किसी लिविंग सेल से ही प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड अ सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया मॉडर्न सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी हमने करा लिया, सेल थ्योरी। अब इसी में हमारा हो गया मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चॉ। इन्होंने क्या कलाकारी करी देखिए आप, क्या मतलब दिमाग लगा दिया। उसी तीन स्टेटमेंट के लिए उन्होंने एक प्रोवर्ब या फ्रेज टाइप का स्टेटमेंट दिया, दैट इज ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। बातें वही थी, वही तीनों स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको बताया, उसी के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट क्रिएट किया, एंड ही सजेस्टेड दिस इज अ मॉडर्न सेल थ्योरी एंड द गिवन बाय ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। क्लियर। फिर ये थर्ड साइंटिस्ट है हमारे पुरकिंजे, इनका नाम आपके एनसीईआरटी में रिटन है। पुरकिंजे वाज द साइंटिस्ट हु गेव द वर्ड प्रोटोप्लाज्म, मतलब फ्लूइड इनसाइड द सेल, ठीक है। जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, आप उसको एक साथ रिलेट कर सकते हैं 9th क्लास के स्टैंडर्ड में। आपको सरप्राइज भी होगा कि यही चीज हम बच्चों को नीट लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं। क्लास 11th में भी सेम चैप्टर थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा, तो जो बच्चा अभी अच्छा से पढ़ेगा उसके लिए 11th की क्लास बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक वाज वर्ड प्रोटोप्लाज्म, राइट। हम छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आसान हो जाए। आप फर्दर इसको यूट्यूब चैनल पे भी इस वीडियो को आप इजीली देख सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी इस बात का एडवांटेज मिल सके। फिर फोर्थ है हमारा सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ऑब्वियसली वो सारे कंपोनेंट जो सेल के अंदर है, भाई हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सेल एक लिविंग कंपोनेंट है, और लिविंग कंपोनेंट का मतलब हो गया कि एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस माइट बी कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर है। मतलब एक सेल के पास कई सारे फंक्शंस करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट हैं, तो उसको नाम दे दिया गया सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर का पार्ट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सेल ऑर्गेनल। मतलब अब उस सेल ऑर्गेनल्स में बहुत सारे नाम हैं, कुछ नाम मैं मेंशन कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोलस भी है हमारा, फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर हमारा प्लास्टिड है, फिर है ईआर फिर दो तरह का है, एसईआर, आरईआर, ठीक है। फिर है राइबोसोम, फिर है हमारा लाइसोसोम, इसके बाद क्या बच रहा है देखिए,
प्लास्टिड्स नहीं, प्लास्टिड में लिख चुका हूँ। फिर है राइबोसोम भी हो गया, फिर हमारा सेंट्रोसोम है ना, ये आपकी बुक में है सेंट्रोसोम, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एक एक करके हम इन सबको भी डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, क्या लिखा मैंने, न्यूक्लियस, फिर लिखा न्यूक्लियोलस है ना। शॉर्ट में मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि कम टाइम में ये वीडियो बनाई जा सके, पूरा चैप्टर आपके काम का हो जाए। पूरा एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आप इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड देन सेंट्रोसोम। एंड वन मोर इज लेफ्ट, जो आप लोगों को शायद नहीं लिखा अभी तक, दैट इज गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडी या प्लांट में हम इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ताकि टाइम कम लगे, काम हो जाएगा। अब आप देखिए, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल, सेंटर ऑफ सेल, मास्टर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इट कंट्रोल ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब कहीं ना कहीं हर सेल ऑर्गेनल्स पे उनकी एक अपनी एक्टिविटी, एक कंट्रोल होती है, तभी हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना, रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी, रॉबर्ट फॉन्टेना न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी, ठीक है, रॉबर्ट फॉन्टेना, राइट। देन वी हैव न्यूक्लियोलस, इसका भी काम सेल डिवीजन में ही है, ठीक है ना। इतना पॉइंट है काफी समझने के लिए, इसके बारे में ज्यादा अभी पढ़ना नहीं है। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो न्यूक्लियस समझ में आ गया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा है साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी, एंड एटीपी इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये फर्दर आप 10th में भी पढ़ेंगे, क्लास जो फर्दर आगे की क्लासेस होंगी। तो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। एक यूनिक चीज जो याद रखनी है आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में, दैट इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। उसके लिए एक वर्ड आ गया स्ट्रेंज ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, कई सारी बातें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को डिफरेंशिएट करती है दूसरे से। समटाइम्स आपको ये भी याद रखना चाहिए कि क्यों हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनल कहते हैं, तो बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए खुद बना लेता है, तो वो खुद की कॉपी भी बना सकता है ना। बायोलॉजिकल वर्ड आता है रेप्लिकेट कर सकता है, डीएनए की कॉपी भी बना सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना माइटोकॉन्ड्रिया का भी कॉपी क्रिएट कर सकता है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्ट्रेंज, और ये प्लास्टिड के साथ भी है। हाँ, स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आर आल्सो नोन एज ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, कई सारे वर्ड्स यूज करते हैं। प्लास्टिड का भी क्यों, बिकॉज दे हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये रीजन याद रखना है, ठीक है। देन वी हैव प्लास्टिड, किचन ऑफ द सेल। इसको फिर डिफरेंशिएट किया गया प्लास्टिड को, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कहा कलर प्लास्टिड। कलर का मतलब हो गया प्लांट में जितने भी कलर्स आप अलग अलग देख रहे हैं, जितनी तरह के फ्लावर्स देख रहे हैं, सबके अपने अपने कलर्स हैं, है ना। तो जो कलर्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन,